वेलकम एवरीवन टू दी जीएस सूत्रा सीरीज़। अब जीएस सूत्रा सीरीज़ में मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जनरल स्टडीज़ को या जनरल स्टडीज़ के एक पोर्शन को जिसके बारे में आज हम ज्योग्राफी पे फोकस करेंगे। आई वांट टू एक्सट्रैक्ट ऑल द रेलिवेंट इनसाइट्स ऑफ ज्योग्राफी एंड आई वांट टू एक्सट्रैक्ट देम फ्रॉम द बेस्ट पॉसिबल पर्सन। Today I have my close friend and a expert on geography, Kapil Bhardwaj sir. I'm going to talk to him about geography and I will get into the content this time. It will not just be a meta level discussion, सिर्फ strategy और notes वगैरह की बात ना करके हम geography के अंदर घुसेंगे। और मेरा objective इस सेशन में ये रहेगा कि student के point of view से I will play the devil's advocate and I will experience the whole exam from the student point of view, which I have already done, and I will ask him questions about how to make my life easier. मैं कोशिश करूँगा कि कुछ frameworks, कुछ mental models मुझे आज मिल जाएं, जिसकी help से geography once and for all simple हो जाए. This is going to be a serious discussion, and this is going to be a content-heavy discussion. Whoever watches this will be able to understand and navigate geography for their entire preparation. Welcome, Kapil sir. Thank you, sir. Thank you so much. It's a pleasure to have you. और जब आपसे बात होती है टाइम का पता नहीं चलता, बिकॉज वी आर एबल टू डाइव इनटू अ सब्जेक्ट एंड देन एक्सप्लोर इट इन डिटेल. इट्स एक्चुअली म्यूचुअल सर. इट्स एक्चुअली म्यूचुअल. आज की हमारी जो एजेंडा है ज्योग्राफी. जी. मैं आज रवि सर नहीं हूँ, मैं एक एस्पिरेंट हूँ जी, और मुझे टेंशन लगी हुई ज्योग्राफी की. ठीक है. मुझे ये जानना है कपिल सर कि मैंने प्रीलिम्स का पेपर देखा है, हो सकता है मैंने अटेम्प्ट दिया है, हो सकता है मैंने नहीं दिया, बट ज्योग्राफी के बारे में मेरी सबसे बड़ी टेंशन ये है कि एक तो वास्ट बहुत है, कंटेंट हैवी बहुत है. वर्ल्ड ज्योग्राफी से मुझे डर लगता है क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं कि मुझे पता नहीं होता कहाँ है. और ये भी मुझे डराता है कि कॉन्सेप्चुअल चीज़ें भी हैं कुछ ऐसे, जैसे एल नीनो हो गया, टेक्टोनिक शिफ्ट हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं और मुझे समझ में नहीं आता मैं एनसीईआरटी से पढ़ूँ नहीं पढ़ूँ क्या पढ़ूँ. मेरे सारे सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं. मेरे लिए प्राइमरी स्टार्टिंग एडवाइस क्या है? सर देखिए, जब भी हम सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करते हैं तो हमें पहले ये जानना चाहिए कि यूपीएससी ये सब्जेक्ट अगर इन्वॉल्व कर रही है और ये बाइंडिंग है, सबको ज्योग्राफी पढ़ना ही पड़ेगा, तो कुछ पर्पज होगा इसके पीछे कि यूपीएससी क्यों चाहता है कि आप ज्योग्राफी को पढ़ो. ज्योग्राफी की बजाय यूपीएससी ये भी बोल सकता था कि आप फिजिक्स पढ़ो, नहीं बोला. वो आपकी चॉइस है, ऑप्शन में लेना चाहते हो तो ले लो, नहीं लेना चाहते दैट इज ओके, बट बाइंडिंग है ज्योग्राफी पढ़ना. तो इसके पीछे असेंस समझना पड़ेगा बच्चे को, तभी हमें यह समझ आएगा कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है. अब असेंस ये है कि वी एज ए ह्यूमन बीइंग वी आर सराउंडेड बाय ज्योग्राफी. एक्चुअली आज हम जो बात कर रहे हैं इसमें सबसे बड़ी इन्वॉल्वमेंट है हमारी एनर्जी की, साउंड एनर्जी. इसमें भी ज्योग्राफी. तो बच्चे को ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मेरी लाइफ में ज्योग्राफी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. इंपॉर्टेंस इन द सेंस कि आप कोल्ड कंट्रीज में जाओगे, टेम्परेट एरियाज में जाओगे तो आपको कोई फ्रेश चीज खाने को नहीं मिलती, पैकेट में मिलेगा और वो हो सकता है 2 महीने पुराना, 3 महीने पुराना, वो चलेगा. बट इन और एरिया हमें काफी सारी चीजें फ्रेश मिलती हैं. तो इसके पीछे भी ज्योग्राफी है. और ज्योग्राफी है, फ्रेश चीजें मिलनी है तो फूड सप्लाई, जो आपकी पूरी चेन बनेगी, जो एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन होगा, वहां से जहां तक मार्केटिंग होगी, वहां तक सब चीजें ज्योग्राफी के हिसाब से डिफाइन होंगी. राइट. एंड एज एन एडमिनिस्ट्रेटर और एज ए पॉलिसी मेकर इस चीज को समझना पड़ेगा कि मुझे क्या नीड है, किस एरिया में मैं काम कर रहा हूं, क्या मेरी नीड है और किसके अकॉर्डिंग मुझे इस सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा. दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन जो बच्चे को अंडरस्टैंड करनी है. तो कपिल सर, क्या कोई फ्रेमवर्क है जो मुझे मिल सकता है? क्योंकि मेरे दिमाग में एज एन एस्पिरेंट जी चलता है वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी. मुझे पता है एनसीईआरटी, मुझे पता है यूट्यूब के कुछ चैनल जहाँ मुझे पता है कि मुझे पढ़ना है, मुझे पता है कोचिंग इंस्टीट्यूट, मुझे नहीं पता ये अप्लाइड पार्ट. ठीक. अब मान लीजिए मेरे लिए एलियन लैंग्वेज है जी, मैं स्टार्ट कैसे करूँ, मैं यहाँ तक पहुँचूँ कैसे? ठीक है सर. देखिए, ज्योग्राफी की जब बात करते हैं तो उसमें बेसिक चीज 3 पिलर पे हमें काम करना पड़ेगा. क्योंकि आज के टाइम पे अगर यूपीएससी के एग्जाम को हम देखें तो प्री के एग्जाम का पैटर्न कुछ अलग लेवल पे है और मेंस एग्जाम कुछ अलग ही लेवल पे है. प्री वाला जो एग्जाम है उसमें फिर भी आपके कॉन्सेप्ट जो है वो पूछे जा रहे हैं, मैप के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वो चीजों को भी हम डिस्कस करेंगे कैसे करना है. लेकिन व्हेन इट कम्स टू मेंस एग्जाम व्हिच इज द वाइडर एरिया व्हिच मेक्स अस आईएएस, जो कि एक ड्रीम जॉब होती है बच्चे की, वो अप्लाइड ज्योग्राफी को क्वेश्चन पूछता है.
तो दोनों के प्रिपरेशन में हमें डिफरेंस करना पड़ेगा। पहला पार्ट तो ये आता है कि हम किसी चीज को अप्लाई तभी कर पाएंगे जब हम उसको पूरा अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। लाइक यूपीएससी की प्रिपरेशन में अगर एप्लीकेशन की बात आती है तो बच्चा अपने सिलेबस को कर चुका है या नहीं कर चुका, कितना कर चुका है, ये सब चीजें तब अंडरस्टैंड कर पाता है वो जब उसको सिलेबस पता है। करेक्ट। इन द सिमिलर वे फर्स्ट फ्रेंड इज सिलेबस, कि सिलेबस क्या है ज्योग्राफी का। अब ज्योग्राफी इज वर्ल्ड बट दैट डजंट मीन कि इतना वास्ट सिलेबस है। सिलेबस के अंदर सबसे पहली चीज आती है जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी, बायोज्योग्राफी, और फिर एक पार्ट आएगा ह्यूमन ज्योग्राफी। लेकिन हम इसी ट्रेंड पे समझें जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी बाद में आया था। एक्चुअली ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट का बात करें अगर हम, तो ये यूरोप से स्टार्ट हुआ। यूरोपियंस थे, उनके पास में कोल्डर एरियाज हैं, एग्रीकल्चर के लिए कोई लैंड नहीं है, तो नेविगेशन एक ऑप्शन था उनके पास, क्योंकि ऑप्शन क्या, उनके पास में बाउंडेशन थी कि करना पड़ेगा, ट्राई टू फाइंड आउट सम रिसोर्सेज सो दैट यू कैन सर्वाइव। और जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने ज्योग्राफी की डिस्कवरी करना भी शुरू किया, एंड दैट्स व्हाई कम्स फिजिकल ज्योग्राफी। लेकिन यूरोपियंस ने अपनी कॉलोनीज बनाना शुरू कर दिया जिसमें एट्रोसिटीज करना शुरू किया, तो दे नेवर केयर अबाउट पॉपुलेशन, फंडामेंटल राइट्स, लोगों का फूड हैबिट एंड ऑल, उनकी केयर नहीं थी। दैट्स व्हाई हूएवर बिकम द ह्यूमन ज्योग्राफर एट दैट टाइम, उनको ना तो फंडिंग मिलती थी और ना ही यूरोप उसको प्रमोट करता था। दैट्स व्हाई ज्योग्राफी जब भी नाम आता है तो एक लेमन की टर्म में ज्योग्राफी का मतलब है क्लाइमेट के बारे में या पहाड़ों के बारे में, अर्थ के बारे में पढ़ना, बट एक्चुअली ज्योग्राफी ह्यूमन पार्ट भी है। करेक्ट। और धीरे धीरे ह्यूमन पॉपुलेशन जब बढ़ी तो ह्यूमन ज्योग्राफी ज्यादा इंटरेस्ट एरिया हो गया। उसका कारण क्या हुआ? उसका कारण ये हुआ कि शुरू में हमने क्लाइमेट पढ़ा, अब हम क्लाइमेट चेंज पढ़ रहे हैं। राइट। दिस इज ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। यस। तो बच्चे को ये पहले अंडरस्टैंड करना है कि मेरे बेसिक पिलर में जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी एंड बायोज्योग्राफी है, एंड इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पिलर है वो है ह्यूमन ज्योग्राफी, जो हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि इन चीजों को मैं पढ़ूं कहां से, राइट। मतलब कैसे इस चीज को स्टडी करूं। सर उससे पहले जो डिवीजन है ये जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी वगैरह, जी, क्या एक और सिंप्लीफाइड फ्रेमवर्क मुझे मिल सकता है जो मुझे पता है कि आप यूज करते हैं क्योंकि मैंने आपकी क्लासेस देखे हैं? जी। आपका एक मैप फ्रेमवर्क है MAP। जी बिल्कुल। वो मुझे इस कैटेगराइजेशन से बेटर लगा टू बी ऑनेस्ट। जी, वो क्या है, कैसे यूज करूँ? सर देखो ये मैप जो फ्रेमवर्क है, एक्चुअली ज्योग्राफी में वैसे मैप तो यूज किया ही जाता है, लेकिन यहाँ पे M और A और P का तीन अलग MAP मैप। हाँ, यस, ये तीनों फ्रेगमेंटेशन अलग अलग है। जो P वाला पार्ट है वो है फिजिकल ज्योग्राफी वाला पार्ट, जिसके अंदर की मैं फिजिकल चीजों को पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। मेरे पास वाटर है तो मैं वाटर को भी अंडरस्टैंड करता हूँ, मेरे पास माउंटेन है तो माउंटेन को, फिजिकल मतलब मटेरियलिस्टिक चीजों के बारे में मैं जानता हूँ। ठीक। दूसरा पार्ट जो है आपका, जो M वाला पार्ट है, वो एक्चुअली मैप है, मैपिंग पार्ट। मैपिंग पार्ट, राइट, जिसमें मुझे वर्ल्ड के बारे में जानना है। बट नर्वसनेस किसमें आती है? 200 से ज्यादा कंट्रीज हैं, Right. तो क्या एग्जैक्टली मुझे 200 कंट्रीज के बारे में जानना है? जितना मैं इंडिया के बारे में जानता हूं, क्या मुझे यूएस के बारे में उतना ही पढ़ना पड़ेगा? और अगर मैंने ऐसा किया, बिकॉज आंसर इज सिंपली नो, क्योंकि अगर मैं ऐसा करने लग गया तो मुझे 200 साल लग जाएंगे इस चीज को अंडरस्टैंड करने में। करेक्ट। तो वो तो रिलेवेंट नहीं है। हाँ, हम ये जरूर डिस्कस करेंगे कि मैप को फिर करना कैसे है। और तीसरा A वाला जो पार्ट था MAP में, ये है अप्लाइड ज्योग्राफी। ठीक है। तो अप्लाइड वाला पार्ट ही एक्चुअली ह्यूमन ज्योग्राफी होता है। समझ गया। अब सवाल है फिजिकल ज्योग्राफी, सबसे पहला पार्ट है। तो ये एक बहुत अच्छा एक फ्रेमवर्क है, इंटरेस्टिंग है। आप ये नहीं कह रहे हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी में मैं डिवाइड करूं? हाँ, नहीं, मैं कोई ऐसा पूरी ज्योग्राफी को मैप में डिवाइड करूं। Yes. एक है मेरे पार्ट के लिए, एक है मेरे लिए इंपॉर्टेंट मैपिंग, जो कि Yes. MAP का M है। M। एक है मेरे लिए फिजिकल ज्योग्राफी, चाहे इंडियन हो चाहे वर्ल्ड हो। जी बिल्कुल है। और एक है अप्लाइड, चाहे क्लाइमेटोलॉजी हो चाहे जो भी हो, जो उसके लाइफ में अप्लाइड एक्सपीरियंसेस होते हैं। अभी मॉनसून ज्यादा हो गया, कम हो गया, बिल्कुल। कहीं पर हीट वेव आ गई, कहीं पर अर्थक्वेक आ गया, ये जो कुछ भी प्रोसेसेस हम ज्योग्राफी के फील करते हैं वो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल 100%। So you've included world geography, Indian geography, physical, human, whatever. हाँ, in this yes, ये तीन पिलर हैं। इसके ऊपर अगर आप काम करते हो तो पूरा आपका ज्योग्राफी 360 डिग्री कवरेज इसमें आ जाता है। This is the map framework, ladies and gentlemen. It is something to keep in mind. अब sir is not dividing geography into various parts. इस framework का मतलब ये pedagogy हो गई। जी, This is the way I start to understand it. I do the physical part of geography first. yes, 100%, 100%. I then do the mapping part. yes, I then do the applied part. yeah, obviously. Regardless of the distinctions of Indian world, whatever. कोई whatever it is, geography is always geography. Correct. Like when I'm explaining, let's say कि कुछ ऐसे पार्ट आते हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बच्चा पढ़ता है,
ये एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट भी है, बट उसके साथ साथ में बच्चा जब पढ़ रहा है तो जैसे हिमालयाज बने हैं वैसा ही कुछ फिजिकल फोर्स रहा होगा जिससे रॉकीज और एंडीज भी बने, एल्प्स माउंटेन भी बने हैं। तो हाउ आई विल फ्रेगमेंट, मतलब मैं क्यों सेपरेट करूं? व्हाई आई एम सेपरेटिंग हिमालयाज, व्हाई आई एम सेइंग कि रॉकीज और एंडीज अलग से हैं? करेक्ट, दे आर द पार्ट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और मेरे सामने है वो। क्योंकि कई बार क्या होता है सर कि हमारे पास किसी चीज की ओवरडोज हो जाती है, जैसे मैपिंग वाला पार्ट जो है उसमें ओवरडोज का मतलब है, कुछ लोगों को मैंने सुना है ऐसे कहते हुए कि हम 2 क्लास करेंगे मैपिंग के लिए और आपका मैपिंग पूरा हो जाएगा। इट इज इम्पॉसिबल। ये स्ट्रेटेजी ही गलत है। दिस इज अ वेरी रॉन्ग वे। अगर आपको कोई बोल रहा है कि 2 क्लासेस में आपकी मैपिंग होगी और मैपिंग इज डन, इट इज टोटली रॉन्ग। उसका कारण है उसके ये कुछ ऐसा ही हो गया जैसे मैं बोलूं कि मेरे 1 साल आने वाले साल में मुझे जो भी बॉडी में प्रोटीन चाहिए वो मुझे आज दे दिए जाएंगे, मेरा काम चल जाएगा। तो वो मेरे लिए ब्लंडर होने वाला है। ऐसा क्यों होता है कि मैंने अभी बोला रॉकीज, मैंने बोला एंडीज, मैंने बोला एल्प्स माउंटेन, मैंने बोला यूराल माउंटेन, मैंने बोला काराकोरम, ये सब चीजें मैं तो बोल पा रहा हूं, मेरे 7 साल के एक्सपीरियंस से, बट बच्चा इज नॉट अवेयर अबाउट ऑल दोस नेम्स। जब मैं स्कूल में जा रहा हूं, मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, उनके नाम याद करने में मुझे टाइम लगता था, और मैं आज ही बोलूं कि सारे मेरे फ्रेंड और मेरे को नाम भी लर्न हो गए हैं, तो इट इज नॉनसेंस, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो फिर फिजिकल पार्ट जो है MAP का, यस, कैसे तैयार करूं? तो पहले तो सर M और P को मिला के तैयार करेंगे, पहली चीज। ठीक है, मतलब M मैप वाला पार्ट मिला के तैयार करेंगे। हाँ, मतलब हर दिन के 10 मिनट हम मैप वाले पार्ट को दे दें, ठीक है, धीरे धीरे हमारा बूस्ट बनेगा। ठीक है। अब सवाल आता है कि P वाला पार्ट फिजिकल वो करूं कैसे? मतलब मिलाऊंगा तो तब जब मेरा P वाला पार्ट बनेगा, क्या क्या डेवलप करूं, होगा। क्या क्या करूं और करूं कैसे? हाँ, तो इसके अंदर सर सवाल सिंपल सा है कि पहले तो हमें कुछ कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे कुछ गाइडलाइंस हैं, सिंपल सी गाइडलाइंस है। गाइडलाइन ये है कि पहले हमारे जो एक माइंड में स्टिग्मा होता है, खासकर नॉन साइंस स्टूडेंट के लिए, कि सर ये एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है और मैं इसको समझूं तो मुझे काफी कॉम्प्लिकेशन होने वाले हैं और मैं इसको छोड़ ही देता हूं। ठीक है, तो आप इससे ओवरकम करो सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि ये ज्योग्राफी है, ये साइंस नहीं है। और अगर साइंस नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हमें साइंस से दूर दूर तक इससे कोई लेना देना नहीं है। कॉमन सेंस लेकर आए, कॉमन सेंस, बिल्कुल उतने में हो जाएगा। जनरल लाइफ के एग्जांपल्स होंगे मेरे पास, उतने में हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा पार्ट है। तो पहले आप अंडरस्टैंड करो कि जनरल लाइफ के जो भी एग्जांपल्स हैं उनको आप रेलेवेंट तरीके से यूज करोगे तो हो जाएगा। अब जनरल लाइफ के एग्जांपल का मतलब, जैसे कि मैं कई बार बच्चे को बोलता हूं कि एक सरफेस एरिया है, उस पर सनलाइट आती है, सरफेस एरिया हीट होता है, वहां की एयर गर्म हुई और ऊपर चली जाती है। कॉन्सेप्ट आया डेंसिटी का कि डेंसिटी ज्यादा है कम है, और जैसे ही मैंने डेंसिटी का नाम लिया वैसे ही नॉन साइंस स्टूडेंट को प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। समझ गया मैं। बट सर फिजिकल ज्योग्राफी जो P और P वाला पार्ट है, कौन से कोर कॉन्सेप्ट्स हैं इसके जिसको लेके मुझे स्टार्ट करना चाहिए? ठीक है सर, देखिए जियोमॉर्फोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप ये अंडरस्टैंड कर लेते हो, यू आर अवेयर अबाउट कंप्लीट जियोमॉर्फोलॉजी, कंप्लीट जियोमॉर्फोलॉजी विद अ सिंगल टॉपिक। सर मुझे पता है थोड़ा सा एम्बिट के बाहर है, बट मुझे 2 मिनट में बता दीजिए प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है प्लीज। ठीक है सर, अब ये चीज अगर अंडरस्टैंड करनी है तो इसको भी थोड़ा सिंपल रख लेते हैं। ठीक, मतलब मुझे एक वर्ड नजर आया प्लेट, तो प्लेट अगर वर्ड है तो मतलब सिंपली हम एक प्लेट जिसमें खाना खाते हैं तो उसको ही इमेजिन हम कर लेते हैं। तो वो प्लेट अगर मैं देख रहा हूं तो उसकी एक अपनी इंडिविजुअल बाउंड्रीज है और उसकी अपनी एक शेप भी है। अब सिमिलर चीज आप किसके ऊपर कॉन्सेप्ट पे लगाओ, अर्थ की सरफेस पे। मैं और आप बैठे हैं, सॉलिड सरफेस है अर्थ का। ये जो सॉलिड सरफेस है, इसको कंप्लीट सॉलिड सरफेस को हमने लिथोस्फीयर नाम दे दिया। ठीक है, और सबको ये लग रहा है कि यार ये सॉलिड सरफेस एक पूरा कवर होना चाहिए। मतलब मेरी इमेजिन, जैसे ग्लास है इसमें पानी रुका हुआ है, तो अगर मैं बोलूं ये लिक्विड पार्ट रोकना है मुझे, तो ये पूरा पार्ट जो है अच्छे ढंग से कवर होना चाहिए। ठीक है। बट अगर मैं बोलूं कि ये लिक्विड पार्ट जो है ये गर्म है और ये थोड़ी देर में मेल्ट होकर यहां से बाहर निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है इस ग्लास के पीसेज होने वाले हैं। राइट, बस ऐसा ही लिथोस्फीयर के अंदर पीसेज होते हैं वोल्केनिज्म की वजह से, और वो प्लेट्स कहलाते हैं। क्रैक आ जाते हैं बिटवीन द प्लेट्स। यस। अब बच्चे को डाउट ये आता है कि सर ये जो लिक्विड है ये तो हर जगह पे है, तो क्या क्रैक्स हर जगह पे आएंगे? नो, इट इज इम्पॉसिबल। आप जहां पे वीक पोर्शन होगा वहीं पे क्रैक डेवलप होंगे। वीक पोर्शन, Weak portion. आर दीज व्हाट आर कॉल्ड फॉल्ट्स? यस, 100%। फॉल्ट लाइंस, या फॉल्ट लाइंस। तो यहां से क्रैक से वोल्केनिज्म स्टार्ट हुआ है, और वोल्केनिज्म के बाद में अलग अलग प्लेट बन गई है। अब जनरल लाइफ में हम क्या देखते हैं कि एक कॉन्टिनेंट होता है, एक ओशियन होता है।
और मैं जहां भी ट्रैवल करता हूं सर, तो मैंने क्या देखा, हर एक रेलवे स्टेशन पे एक लाइन लिखी होती है कि समुद्र तल से ऊंचाई, सी लेवल से हाइट बताई हुई होती है। तो मुझे ये समझ आया कि हर टाइम सी लेवल नीचे है और कॉन्टिनेंट ऊपर है। करेक्ट। इसका कोई तो लॉजिक रहा होगा ना, क्या कारण है ऐसा कि हमेशा सी लेवल नीचे है और कॉन्टिनेंट ऊपर? कारण ये है कि ये जो पार्ट है ना सी वाला, ये हैवी है। इसमें ऐसे मटेरियल हैं जो हैवी हैं और ये मटेरियल है जो लाइट है, हल्का है, इसलिए हल्का हमेशा ऊपर होता है। हम ऑयल को और वाटर को मिक्स करते हैं, ऑयल हमेशा ऊपर आ जाता है, हल्का होता है। हॉट एयर बैलून है, गर्म हवा है, हॉट एयर बैलून है, हम बैठ के जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। राइट। दूध को गर्म करते हैं, वो दूध बाहर की तरफ निकलता है, जनरल लाइफ है, हल्का है इसलिए बाहर निकल रहा है। तो एट एवरी प्लेस हमें ये पता लगा हल्का पार्ट ऊपर रहेगा और ये हैवियर पार्ट हमेशा नीचे रहेगा। ये तो एक फंडामेंटल फ्रेमवर्क हो गया जो क्लाइमेटोलॉजी में हर जगह काम आएगा। क्लाइमेटोलॉजी में, जियोमोर्फोलॉजी में, अभी हम प्लेट टेक्टोनिक में भी इसका यूज करेंगे। राइट। एक्चुअली क्या होता है, कई बार हम एग्जांपल बहुत ज्यादा ले लें, वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। एक ही कॉन्सेप्ट लो, क्लाइमेट में भी इंप्लीमेंट करो, जियोमोर्फोलॉजी में भी करो, ओशियनोग्राफी में भी करो, ताकि हमें उससे भी इतनी फ्रेंडशिप हो जाए कि मेरा ये एक एग्जाम्पल है और ये वर्ल्ड वाइड चलने वाला है। तो अब क्या हुआ, मेरे पास एक प्लेट थी कॉन्टिनेंट, एक प्लेट ओशियन प्लेट है। अब ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगी क्योंकि लावा निकलेगा, प्लेट हिलेंगी, तो इंटरेक्शन तो बनता है। सर लावा क्या होता है? लावा है सर यही लिक्विड पार्ट जो यहां से निकल रहा है। ठीक है। दिस इज द लावा। ठीक है। हाँ, ये एक चीज टेक्निकल है इसमें कि जब तक ये इनसाइड है ये मैग्मा है, जब ये सरफेस पे आ गया तो ये लावा है। दिस इज मोल्टन रॉक। दिस इज मोल्टन पार्ट ऑफ अर्थ। मोल्टन पार्ट ऑफ मिनरल्स, मोल्टन मिनरल्स, नॉट जस्ट रॉक, मिनरल्स। Yes. आयरन वगैरह सब है। हाँ, इसमें सब चीजें हैं। जैसे ये बाहर आएगा तो लावा हो जाएगा। ठीक है। कई बार क्या होता है, टेक्निकल टर्म एग्जाम में प्रेशर बना देती हैं, इसलिए मैं क्या करता हूँ, छोटी छोटी चीजें बच्चों को नोटिस करवाता रहता हूँ कि लावा एल मतलब लैंड पे आ जाएगा तब लावा होगा। ठीक है। ये जरूरी है क्योंकि वो भूल ना जाए, इस तरीके से चलता रहे। बस अब मुझे सिंपली समझ आ गया कि भाई प्लेट बन चुकी है बहुत सारी और वो प्लेट एक दूसरे से कोई ना कोई इंटरेक्शन करेंगे। हो सकता है पास आए, हो सकता है दूर जाएं, हो सकता है जस्ट पास करके निकल जाए। ठीक है। बस ये तीन ही मोशन प्लेट तीन टेक्टोनिक मोशन में है। होते हैं। हाँ। तीन मोशन, कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म मोशन। ट्रांसफॉर्म। Yes. है ये ट्रांसफॉर्म। Yes. ये स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर। Yes. ठीक है। तो सर जब मैं स्लाइड कर रहा हूँ इसको, मैंने ऐसे स्लाइड किया, ये फ्रिक्शन है, Friction। आवाज आ रही है, Correct। फ्रिक्शन है। कई बार हमें सर्दी लगती है तो भी हम इस तरीके से करते हैं, एनर्जी क्रिएट होती है, इससे गर्म हो जाते हैं। एनर्जी क्रिएट होती है। तो यही चीज तो लैंड मास के साथ भी होगी, करेक्ट। और लैंड मास के साथ होगी तो यहाँ अर्थक्वेक आना जरूरी है। अर्थक्वेक आएगा। अब बच्चे को ये समझना है कि टर्की में अर्थक्वेक आया तो बस यूपीएससी ये पूछ लेता है उससे कि कौन सी दो प्लेट के अंदर मोशन हुआ था। कौन सी दो प्लेट के अंदर हुआ था सर? यस, एक थी हमारी अरेबियन प्लेट, एक थी एनाटोलियन प्लेट। बस मतलब हमें ये समझाना है बच्चे को कि देखो ये अंडरस्टैंड करने की नीड है। न्यूज़पेपर हमें नहीं बताएगा, जरूरी नहीं कि हिंदू बताए हमें, वो हमें समझना है अपने आप से। हमें यूपीएससी की नीड को समझना है कि वो क्या पूछना चाह रही है। देयर इज अ कंसेप्चुअल लेयर Yes. of the current affairs. Yeah. In this case, this is what transformation of motion. Anatolian plate And versus Arabian plate. Arabian plate Yes. led to the earthquake in Turkey. यस, All right. अब ये जो मोशन हो रहे थे इसमें मुझे क्या देखने को मिला कि सर कन्वर्जेंट मोशन हुआ है। ठीक है। तो लेट्स से कि दो प्लेट है मेरे पास में और दोनों कॉन्टिनेंट की प्लेट है। ठीक है, जैसे इंडियन प्लेट है और यूरेशियन प्लेट है, दोनों एक दूसरे के पास आ रही है। मुझे क्या पता लगता है कि जो कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है वो तो थिक भी होता है, थिकनेस बहुत ज्यादा है उसकी, अच्छा। और वो हल्का भी है। तो जब वो एक दूसरे से टकराएंगे तो उनके पास में कोई स्पेस नहीं है, वो बस फोल्ड होंगे। जैसे ये प्लेट दो आई एक दूसरे में फोल्ड हो गई, बस इसी को फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। दिस इज द प्रोसेस, फोल्ड माउंटेन बन जाता है। राइट। अगर मान लो एक प्लेट कॉन्टिनेंट और दूसरी ओशियनिक है तो हमें पहले ही पता लग गया कि ये प्लेट ऊपर है ये नीचे है, क्योंकि हैवी और तो लाइट। ये चीज थोड़ी नहीं समझ में आई जी, कि आप कह रहे थे कॉन्टिनेंटल प्लेट हैवी होती है, लाइट होती है, कॉन्टिनेंटल लाइट प्लेट लाइट लाइट होती है। हाँ, ये थोड़ा सा काउंटर इंटुइटिव है क्योंकि मैं सोचता था कि लैंड से भारी कुछ नहीं हो सकता। जी, और आपने जब पहले कहा कि लैंड क्योंकि लाइट है इसलिए ऊपर है और ओशन नीचे है, उसमें भारी कंटेंट है, तो वो भी मुझे थोड़ा सा नहीं समझ में आया ये क्या है। ठीक है। इसको हम इस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं सर कि जब भी मैं किसी लेट्स से इस ग्लास ऑफ वाटर के अंदर, या फिर कई बार मैं अपने घर का टैप ऑन जब करता हूं तो पानी आ रहा होता है और वो पानी को थोड़ी देर बाद देखता हूं तो नीचे मिट्टी जमा हो जाती है। ठीक है। तो वो मिट्टी एग्जैक्टली नीचे जमा क्यों हो गई? क्योंकि वो मिट्टी के पार्टिकल हैवी थे राइट। और पानी था हल्का तो ऊपर रह गया। तो ऐसा ही कंसेप्ट यहाँ पे है कि अगर ये ऊपर है तो 100% ये चांस है कि ये हल्का है इसलिए ऊपर, और ये हैवी है इसलिए ये नीचे है। फंड ग्रेविटी की वजह से, या ग्रेविटी का फंडा है, सिंपल सा, बस उसी के लेवल पे ये चीजें चल रही हैं।
तो इसका मतलब कॉन्टिनेंट ऊपर है तो हल्का है। हल्का है, अच्छा। और नीचे ओशियन है तो हैवी है। इवन दो द थिकनेस ऑफ इट इज मोर कॉन्टिनेंटल, whatever it is a kind of एक क्वेश्चन मैं बच्चे से पूछता हूँ, कई बार एक्साइटमेंट में जवाब भी आ जाते हैं। एक बार आपसे भी पूछ लेता हूँ जरूर। कि let's say we have 1 kg of cotton, 1 kg of iron, which is going to be heavier. Surely 1 kg of iron. Yeah, but But actually they are the same. Yeah, it is The 1 volume, kg. the volume will differ. The weight Yeah. is exactly the same. हाँ, तो ये बच्चा भी एक्साइटमेंट में ऐसा करता है, ये बड़ी गलती होती है। Right. यूपीएससी के एग्जाम में भी कई बार इजी क्वेश्चन है, एक्साइटमेंट में हम गलत कर देते हैं। वो दोनों ही 1 kg हैं। Correct. No one is heavier. Correct. बट हाँ, अगर डेंसिटी वाइज मैं बात करूं Density will be different. तो फिर मुझे समझ आता है कि यार आयरन थोड़े से वॉल्यूम में लूंगा तो भी हैवी हो जाएगा, कॉटन नहीं हो पाएगा। इट इज समथिंग लाइक दैट कि कॉन्टिनेंट की थिकनेस बेसिक ज्यादा है, कॉटन आप इतना सारा ले लो तो भी हैवी नहीं होगा, आयरन इतना सा भी हैवी हो सकता है। तो दैट इज द डिफरेंस, मटेरियल का डिफरेंस है इसके अंदर। Material का difference है। Yes. और when you say the lower part, you are not talking about the ocean. You are talking about the ocean floor. या सरफेस, हम लैंड की बात कर रहे हैं, Land हम वाटर की कर बात रहे हैं, नहीं कर रहे। पानी को हटा दिया जाए। हाँ, पानी तो ओशियोनोग्राफी में डिस्कस करेंगे, ठीक है, समझ गया। हम तो अभी लैंड के बारे में बात तो ये हल्का जो लैंड है जो पानी के ऊपर है, इसको हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं। Yes. और ये बेशक थिक हो, बट इट इज लाइटर देन द अदर स्टफ व्हिच इज डाउन देयर। यस। और ये जो भी नीचे है, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी और प्रेशर इतना ज्यादा है कि वो पिघल जाता है, एंड एट टाइम्स इट कम्स अप। यस। और इस पूरे के पूरे एक्शन के आसपास प्लेट जो हैं घूम रही हैं, टकरा रही हैं, स्लाइड कर रही हैं। Yes, बस। कभी पास जा रही हैं, कभी दूर जा रही हैं। But once we understood this, बस ये सारे कॉन्सेप्ट जियोमॉर्फोलॉजी के इसी के ऊपर बेसिस है। अगर आपने ये समझ लिया, जो बेसिक पार्ट है, बड़ी आसानी समझ, एवरी जियोमॉर्फोलॉजी कॉन्सेप्ट विल बी एक्सप्लेन्ड नाउ बाय दिस प्रोसेस, बाय दिस वन मेंटल मॉडल। यस। अब ये एक ही चीज है जो पूरी जियोमॉर्फोलॉजी को एक्सप्लेन कर देती है। ठीक है। ये बेसिक फंडामेंटल है। सर ये हो गया फिजिकल का एक अच्छा पार्ट, बहुत अच्छा। मेरे को कुछ चीजें क्लियर हो गई जो मुझे इतनी नहीं थी क्लियर पहले। जी। और क्या आता है सर फिजिकल में? अब इसी का पार्ट होता है क्लाइमेट। ठीक है। ठीक है, क्योंकि ये चीज जियोमॉर्फोलॉजी में आ गया, पूरी जियोमॉर्फोलॉजी इससे सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। वो हम क्लास में डिस्कस भी करेंगे ऐसे हो जाती है, वो फ्रेमवर्क तो आ हाँ। गया। हाँ। अब क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट आता है। अब क्लाइमेटोलॉजी के अंदर हम 1000 बार एक चीज पढ़ते हैं, क्लाइमेट 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 क्लाइमेट। क्लाइमेट में कई बार देखते हैं कि मौसम ऐसा हो गया, मौसम वैसा हो गया, ये चीजें ऐसे चल रही हैं वैसे। सब में सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहां जो होता है वो है आपके गैसेस का। और गैसेस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मॉइस्चर। ओके। मुंबई जाएंगे, मॉइस्चर ज्यादा हो गया है, कोस्टल एरिया है। लैंड मास पे आ जाएंगे, मॉइस्चर कम हो गया। और ये मॉइस्चर का कम होना या ज्यादा होना, ये एक्चुअली हुआ कैसे है? ये हुआ ऐसे कि सनलाइट जब ओशन फ्लोर पे या किसी भी वाटर के लेवल पे गिरती है तो इवेपोरेशन होता है और मॉइस्चर इसमें ऐड ऑन हो जाती है एटमॉस्फेयर में। ठीक। बस हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि जब मॉइस्चर इसमें ऐड ऑन हुई है तो इसमें एनर्जी तो थी, राइट। क्योंकि सनलाइट आई, हीट एनर्जी इसको मिली और ये ऐड ऑन हो गई। बस इस हीट एनर्जी को अगर मुझे अंडरस्टैंड कर लिया मैंने कि हाँ हीट एनर्जी मेरे एटमॉस्फेयर में चली गई है, इसी से स्टेबिलिटी आती है। इसी से स्टेबिलिटी का मतलब रेनफॉल नहीं होगा, इंस्टेबिलिटी मतलब रेनफॉल होगा। इसी से मुझे ये पता लगता है कि क्लाउड बनेंगे। टाइप ऑफ क्लाउड देख के हम ये बता सकते हैं कि बारिश होगी या नहीं होगी। जैसे कि हम काफी बार छोटे छोटे बादल देखते हैं और काफी हाइट पे नजर आते हैं, तो हमें ये समझ आ गया कि काफी हाइट पे अगर वो बादल हैं तो वो बहुत गर्म हुए होंगे, इसलिए ज्यादा हाइट पे गए होंगे, क्योंकि जितना गर्म उतना ही हल्का। ठीक है। और जितनी हाइट पे चले गए हैं अब उतने ही वो अब ठंडे हो चुके होंगे, तो मतलब उनमें आइस क्रिस्टल्स हो सकते हैं। अच्छा। जितना हाइट उतना आइस क्रिस्टल। इसको सिंपली कैसे समझते हैं सर? जब हम वैष्णो देवी की चढ़ाई शुरू करते हैं तो बॉटम पे गर्मी फील हो रही होती है, जैसे जैसे ऊपर पहुंचते हैं हमें ठंडा महसूस होने लग जाता है। मतलब हाइट के साथ टेम्परेचर कम हो रहा है, सिंपल सा कंसेप्ट है। अब ये मॉइस्चर के साथ भी होगा, ये एनिमल्स के साथ भी होगा, ये किसी भी चीज के साथ में लगा लो ये होगा। और जैसे ही टेम्परेचर डिफरेंस आता है वैसे ही प्रेशर डिफरेंस भी आता है। हाँ, यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ। मॉइस्चर से हम प्रेशर पे पहुंच गए जी। सर, यहाँ थोड़ा सा बस ये दो ही चीजें हैं, मॉइस्चर, टेम्परेचर और प्रेशर, बस दो ही चीजें हैं। ये है एक्चुअली फिजिक्स ना। दिस इज ऑल फिजिक्स। दिस इज ऑल फिजिक्स, बट हमें फिजिक्स के अंदर जाना ही नहीं है। हाँ। हमें सिर्फ अपनी जनरल लाइफ के एग्जाम्पल को समझना है, बात खत्म। मैं प्रेशर कुकर तक ही लिमिटेड हूँ, मुझे फिजिक्स मुझे भी नहीं आती, अभी के टाइम पे नहीं आती। एल नीनो हो गया, हरिकेन्स, ये सब चीजें, सब एवरीथिंग, साइक्लोन्स, हरिकेन्स, एल नीनो, ये सब चीजें इसी से डिफाइन है। सर मेरी रिक्वेस्ट है जी, या मेरी आस्क है कि जैसे आपने मुझे लिथोस्फीयर का, जियोमॉर्फोलॉजी का एक फ्रेमवर्क दिया था, अब मुझे क्लाइमेटोलॉजी का एक फ्रेमवर्क ऐसा दे दो कि मेरे मॉइस्चर
प्रेशर, दोनों कंबाइन करके जी हरिकेन, एल नीनो सब समझ में आ गया। सब आ जाएगा। देखो सब, जस्ट यू नीड टू गिव 2 मिनट्स। ठीक, दो ही चीजें हैं, दो टर्म है, प्रेशर और टेम्परेचर, बस इसको ही समझना है और कुछ भी नहीं समझना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो चीजें गर्म होंगी। ठीक है, इसमें कोई फिजिक्स नहीं, जनरल लाइफ है। और गर्म चीज अभी समझा हमने हल्की होती है, वो चली जाएगी। तो मान लो ये सरफेस मेरा गर्म हो गया और यहाँ गैसेस हैं, वो भी गर्म हो गई और गैसेस चली गई। अब यहाँ प्रेशर कैसा है? लो, लो, क्योंकि गैस तो चली गई, प्रेशर तो गैस से ही था। तो प्रेशर इज द वेट बीइंग पुट ऑन समथिंग। हाँ, ठीक है। जैसे ये ग्लास है, ये भी प्रेशर लगा रहा है। अगर फिंगर टिप है तो एरिया बहुत कम होगा, फोर्स लगा रहा हूँ एरिया पे। हाँ, तो जैसे प्रेशर न्यूज में हम सुनते हैं हाई प्रेशर एरिया, लो प्रेशर एरिया, इसका मतलब उस एरिया पे वजन कितना है गैसेस का। हाँ, यही होता है। यस यस बिल्कुल। अच्छा, तो अगर गैसेस गर्म हो गई तो वो तो चली गई, प्रेशर कम हो गया। क्योंकि गैसेस नहीं है तो वजन भी नहीं है, वजन नहीं है तो प्रेशर कम। जैसे गैस उठ गई, प्रेशर भी उठ गया। यस यस। ठीक है, आ गया समझ। तो अब ठंडा एरिया होगा वो लो प्रेशर होगा। ठीक है, तो सर कभी ऐसा महसूस किया आपने कि कभी ठंडा एरिया हाई प्रेशर होगा। ठंडा एरिया हाई प्रेशर। हाई प्रेशर, हाँ, राइट। तो कभी ऐसा महसूस किया होगा सर आपने कि गर्मी का टाइम है, एकदम से हम नंगे पांव फ्लोर पे चले गए और हमें पता लगा बहुत गर्म था। राइट। लेकिन ऐसा वाटर के साथ नहीं होता। वाटर इतना तेज गर्म नहीं हो जाता कि हम उसके ऊपर पैर रखना भी इम्पॉसिबल हो जाए। इवन आपका बोट का कोई कॉर्नर है, बोट सरफेस है, वो गर्म है, आप स्विमिंग पूल में चले जाओ, आपका पानी फिर भी नॉर्मल रहेगा। तो इससे मुझे ये पता लग गया कि लैंड मास जल्दी गर्म होते हैं, वाटर को टाइम लगता है। लैंड मास जल्दी गर्म होते हैं, वाटर को टाइम लगता है। इसमें लॉजिक भी है सिंपल सा, क्योंकि वाटर पे जब भी एनर्जी गिरेगी तो वो बहुत डेप्थ तक जाती है। सनलाइट आई बहुत डेप्थ तक जाएगी, अब जितनी डेप्थ तक जाएगी तो यार गर्मी तो कम ही होगी। आ गया समझ। और लैंड सरफेस एरिया, अपर सरफेस एरिया तुरंत गर्म हो जाएगा। मतलब जैसे इसी ग्लास को ले लीजिए, अब लाइट इज पेनिट्रेटिंग ऑल द वे थ्रू, यस, बट इट विल स्ट्राइक ऑफ एनी हार्ड सरफेस। हाँ, तो हार्ड सरफेस पे तो सिर्फ वहीं पे लिमिटेड है, तो ऑटोमेटिकली वो गर्म हो जाता है। टॉप मोस्ट लेयर ज्यादा गर्म हो जाएगी। इसमें लेयर ज्यादा है, ऐसे बोल सकते हैं ना जी। पानी में लेयर लेयर ज्यादा है तो वो डेप्थ तक फैल जाती है एनर्जी। यस, ठीक है। तो अब मुझे ये चीज समझ आ गई कि भाई लैंड पे और वाटर पे प्रेशर का तो डिफरेंस हो गया ना। वाटर कूल है तो हाई प्रेशर हो गया, आगे समझ। लैंड मास है तो लो प्रेशर हो गया। क्लियर है। और हर चीज तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर ही चलती है। मैंने टैप ऑन किया, ऊपर टंकी से पानी नीचे आया। अभी मैं बोल रहा हूं, मेरे पास नॉलेज है, मैं सामने डिलीवर कर रहा हूं, मेरे पास ज्योग्राफी की नॉलेज है, कोई आपके पास फिलोसफी की नॉलेज है, तो आप मुझे डिलीवर करोगे। मतलब हर चीज हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे ही जाती है। Everything moves from high pressure to low pressure. हाँ. When we just learned that we अगर pressure higher, that means there's more weight Yes. on this something. तो is it because of gravity that things move from high pressure to low pressure? Yeah, it is because of the gravity. It is because of the difference. इसको gradient बोलते हैं कि difference in pressure with respect to distance. This is a But it is irrelevant. It is irrelevant. हमें gradient में जाना ही नहीं है। हमें सिर्फ ये समझ आया कि ये एरिया हाई प्रेशर है, ये एरिया लो प्रेशर है। तो जैसे गैस सिलेंडर है, शुरू में गैस सिलेंडर देके जाता है, फुल भरा हुआ होता है, बड़ी अच्छे से गैस निकलती है, उसमें प्रेशर कम हो गया, बाहर आना कम हो जाती है। बस जितना प्रेशर डिफरेंस होगा उतनी चीजें फास्ट मूव करती रहेंगी। बस इसी को विंड कहते हैं। यही प्रेशर से मूवमेंट विंड कहलाता है। राइट। अब सर कई बार हम बोल देते हैं कि सर्दियों के टाइम पे साइबेरिया से साइबेरियन करेंट्स हमारी तरफ आते हैं, और यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है कि साइबेरियन करेंट्स आते हैं नहीं आते हैं। आते हैं, माइग्रेशन होता है। मैं ये कहता हूँ हर एनिमल आलसी है, और वो आते वाते कुछ नहीं है, वो हवा पे बैठते हैं, हवा इधर ले आती है उनको। क्यों? विंटर में वो एरिया कूल हो गया, पोलर एरिया है, कूल हो गया। ठीक है। कूल तो हाई प्रेशर था, बिल्कुल। हमारा एरिया गर्म है, Right. लो प्रेशर है। Right. विंड आएगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर, उस पे साइबेरियन उस पे बैठ जाएगा, मूव करेगा। आलसी है। बढ़िया समझ में आ गया। बिल्कुल ठीक है। अब इसी को साइबेरियन विंड बोल देते हैं। साइबेरियन विंड। अब हमें ये भी पता है कि साइबेरिया से विंड आ रही है तो मुझे बहुत सारा स्नोफॉल देखने को मिलेगा, ठंडी विंड है। राइट। तो पानी तो नहीं गिरने वाला, स्नोफॉल होने वाला है। अब उसमें ही क्या हो गया, हमारे हिमालयाज आ गए, हमें सेव कर लिया और चाइना में डेजर्ट बन गया। अब प्रॉब्लम यहां आ जाती है, कभी कभी मुझे लगता है, मतलब मुझे भी बचपन में लगता था कि सर डेजर्ट का नाम लेते ही तो गर्मी सी लगती है, गर्म होना चाहिए डेजर्ट, आप कह रहे हो ठंडे में डेजर्ट। इसका सिंपल सा एग्जांपल हमारी लाइफ में है सर, कि जो हम मॉइस्चराइज क्रीम यूज करते हैं ना, वो सर्दी में यूज करते हैं, हम गर्मी में नहीं करते। ठीक बात है। क्योंकि सर्दी में ड्राइनेस आती है, गर्मी में नहीं आती है। गर्मी में मॉइस्चर होता है, तो बस वही ठंडी विंड जो थी वो ड्राइनेस दे रही थी, जैसे हमारी स्किन को मिलती है। ठीक है। उसी से डेजर्ट बन जाता है। इसलिए सिर्फ हमारे पास जैसलमेर डेजर्ट नहीं है, लद्दाख भी डेजर्ट है। करेक्ट। तो ड्राई डेजर्ट
तो चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, लैक ऑफ मॉइस्चर विल लीड टू डेजर्ट टाइप टेरेन। यस, तो बस अब ये चीज अगर मुझे समझ आ गई तो अब मुझे हर चीज अंडरस्टैंड हो सकती है। कैसे हो सकती है? जैसे साइक्लोन का ही सवाल आ जाता है कि सर साइक्लोन आते हैं अभी, जैसे जुलाई में, अगस्त, सितंबर, जैसे जैसे सितंबर की तरफ जाएंगे साइक्लोन नंबर में बढ़ जाते हैं। बच्चे का कहना है सर गर्मी तो मार्च में आ गई थी, गर्मी तो स्टार्ट हो गई थी, तो साइक्लोन तभी आ जाना चाहिए था ना, क्यों अक्टूबर में आ रहा है? उसका सिंपल था, अभी हमने समझा था कि वाटर को गर्म होने में टाइम लगता है। ठीक बात है। तो अगर पूरी अरेबियन सी को गर्म होना है तो इट विल टेक टाइम। यस, टाइम लगेगा, तो जितना टाइम गर्मी का चला जाएगा उतना ही वाटर को हीट मिलती रहेगी। एक दिन ऐसा आएगा कि वाटर भी लो प्रेशर पे हो जाएगा, गर्म हो। लो प्रेशर अब की बार फिर से वाटर से भी विंड राइज करेंगे। और अगर कोई भी चीज राइज कर रही है और अगर अर्थ घूम रही है तो बस उसको रोटेट करवा देगी अर्थ अपने साथ और साइक्लोन बन जाएगा। बस सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही क्या होता है आपका एल नीनो एंड ला नीनो। एल नीनो, ला नीनो। ये क्या होता है? पैसिफिक ओशियन में ऑस्ट्रेलिया की तरफ वार्म विंड है, पेरू की तरफ कोल्ड विंड है। ठीक है। हाई प्रेशर लो प्रेशर बन गया, विंड का मूवमेंट स्टार्ट हो गया। अगर किसी भी रीजन से ये जो पेरू वाला कोल्ड पार्ट है ये वार्म हो जाए, किसी भी रीजन से, ओरिजिन हम देख लेंगे, लेकिन किसी रीजन से अगर वो वार्म हो गया, हाँ, तो वो विंड तो आना बंद हो जाएंगी, क्योंकि वो प्रेशर डिफरेंस ही खत्म हो गया। तो जब हाई प्रेशर बना ऑस्ट्रेलिया की साइड और लो प्रेशर बना पेरू की साइड, तो विंड विल मूव फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टुवर्ड्स पेरू टू पेरू। हाँ, ओके, बट इफ दैट पेरू वाला एरिया बिकम्स हॉटर, देन दे विल नॉट मूव। यस, दे विल नॉट। फाइन। तो अब होता क्या है सर कि पहले ऑस्ट्रेलिया में बारिश हो रही थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वार्म था, हाँ, मॉइस्चर ऊपर गया, बारिश ऑस्ट्रेलिया में हुई। ठीक है। अब पेरू गर्म हो गया तो बारिश पेरू में होगी। ठीक है। अब पेरू में होगी तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ नहीं होगी। राइट। और अगर ऑस्ट्रेलिया में नहीं हुई तो ऑस्ट्रेलिया इज वेरी नियर बाय टू मडगास्कर और आपके इंडियन ओशन रीजन, तो हमारे यहाँ पे भी बारिश पे इन्फ्लुएंस आएगा। बस इतना सा डिफरेंस है। तो एक्चुअली एवरीथिंग इज रिलेटेड विद टेम्परेचर एंड प्रेशर। बस दो चीजें हमने समझ ली, क्लाइमेटोलॉजी कंप्लीट समझ आ। बहुत अच्छा फ्रेमवर्क था ये, बिल्कुल क्लियर हो गया। और ओशियनोग्राफी तो हमें वैसे ही समझ आ जाता है जैसे हमें क्लाइमेटोलॉजी समझ आती है। ओशियनोग्राफी इज नथिंग डिफरेंट फ्रॉम क्लाइमेटोलॉजी। उसका कारण क्या है कि हमने बहुत बार एक तालाब के किनारे बैठ के देखा है कि छोटे छोटे रिपल्स जो हैं वो बन रहे होते हैं और पानी एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा होता है, और जिधर हवा चलती है उधर ही पानी चलता चला जाता है। तो बस वैसा ही आप ओशन में भी मान लो ना, एक जगह हाई प्रेशर है, दूसरी जगह लो प्रेशर है, हाई से लो विंड आ रही है, बस पानी को भी धकेलते लेके जाएंगी और पानी चलता रहेगा उसके सरफेस के ऊपर, बस इसी को ओशन करंट बोलते हैं। ओशन करंट। अब ये ओशन करंट मान लो कि आपकी लो लैटिट्यूड मतलब इक्वेटर वाले एरिया से और पोल की तरफ जा रहा है, लेट्स से कि ओशन करंट जा ऐसे रहा था, कोई ऑब्स्टेकल आ गया, कोई बाउंड्री आ गई, टकरा के इधर हो गया। ठीक है। तो बस इक्वेटर से अगर पोल की तरफ जा रहा है तो वार्म होगा, भाई गर्मी तो पानी आ रहा होगा, इक्वेटर से तो गर्म पानी आएगा, पोल गर्म पानी जा रहा होगा। हाँ, तो वार्म करंट हो गया। वार्म करंट। अगर पोल से आ रहा है नीचे की तरफ तो कोल्ड करंट हो गया। बस वार्म और कोल्ड करंट। तो एक्चुअली लॉजिक ये है कि बस समझ लो, डायरेक्शन देख लो, एक इमेजिनेशन बनाओ दिमाग में कि भाई पेरू के पास से अगर करंट नीचे की तरफ आ रहा है तो वो आपका कोल्ड करंट है, अलास्का की तरफ से करंट नीचे आ रहा है तो वो कोल्ड करंट है। एक एग्जांपल देता हूं सर मैं, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में एक स्ट्रीम फ्लो करती है जिसको नॉर्थ पैसिफिक करंट ही बोलते हैं। वो क्या करता है, कैलिफोर्निया के पास आके टकरा जाता है और दो पार्ट में बढ़ जाता है। ऑब्वियस सी बात है, जैसे हम अगर मेरे पास कोई पाइप है, पानी आ रहा है, उससे टकराएगा सरफेस से, दो पार्ट में डिवाइड होगा, वैसे ही डिवाइड हो गया। सेम फ्लो था, दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक गया अलास्का की तरफ, एक आया कैलिफोर्निया की तरफ। ठीक है। सेम स्ट्रीम थी। ठीक है। बट क्योंकि वो अलास्का की तरफ गया और अलास्का एक पोलर एरिया है, तो अब ये वार्मिंग इफेक्ट देगा वहां, तो ये वार्म करंट कहलाएगा। और कैलिफोर्निया क्योंकि नीचे की तरफ है, यहाँ पे कोल्ड करंट कहलाएगा। तो एक ही करंट डिपेंडिंग ऑन वेयर इट इज गोइंग, हॉट या कोल्ड कहलाएगा। हाँ, तो आयरनी क्या है, आइडियल रूल क्या है कि अगर करंट जा रहा है पोल की तरफ तो वो वार्म है, अगर इक्वेटर की तरफ है तो वो कोल्ड है। बस ये एक फ्रेमवर्क, ये फ्रेमवर्क ऊपर और नीचे ऊपर जा रहा है वार्म करंट, नीचे आ रहा है कोल्ड करंट, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बस दैट एक्सप्लेन्स अ लॉट, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था जो करंट्स के बहुत सारे वार्म, लैब्राडोर करंट, ये करंट वो करंट, मुझे नहीं समझ में आता था। इनको लगता था याद करने पड़ेंगे नहीं, कौन सा हॉट कौन सा वार्म है।
इफ इट इज इक्वेटर के ऊपर, इफ इट इज गोइंग लाइक दिस, इट्स प्रोबेबली गोइंग टू बी कोल्ड. इट्स वार्म. इट इज वार्म. इक्वेटर से पोल की तरफ. हमें फीलिंग कैसी आ रही है उस पर डिपेंड करता है ना. ये पानी हमें गर्म फीलिंग देगा. राइट. इक्वाडोर से, सॉरी लेट्स से कि मान लो ग्रीनलैंड से, अलास्का से, कहीं से करंट आ रहा है, वो हमें कोल्ड फीलिंग देगा. हाँ, बट सर जैसे इक्वेटर के नीचे ये इन्वर्स नहीं हो जाएगा? That's why we are not using up and down. We are just using poleward और equator. करेक्ट. क्लियर. ये वर्ड. थैंक यू फॉर दैट. एक्चुअली में मुझे कुछ मजा आया आज, मुझे आई समझ में ये चीज. जी. अब सर इसकी ही चीजें क्या होती हैं, यही चीजें आपकी बायोज्योग्राफी में इंप्लीमेंट हो जाती हैं. अभी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, इतना फैंटास्टिक क्वेश्चन था. यूपीएससी ने बोला ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सॉइल फर्टाइल नहीं होती. अब बच्चे को लगेगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में तो बहुत डेंस फॉरेस्ट है, फर्टाइल क्यों नहीं होगी? एक्चुअली फर्टाइल नहीं होती. उसका कारण सिंपल है, वहां लिखा हुआ है रेन फॉरेस्ट मतलब बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, साफ साफ वर्ड में लिखा है. ठीक है. जितनी ज्यादा बारिश उतने ज्यादा न्यूट्रिएंट पानी में घुल के नीचे चले जाएंगे. राइट. सॉइल की फर्टिलिटी खत्म. अच्छा. ओके. तो ये कॉन्सेप्ट जो है, मतलब आपने जो जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी सीखा, उसको बस बायोज्योग्राफी में इंप्लीमेंट करो. दिस इज अप्लाइड टाइप. राइट. इसी तरीके से वेजिटेशन पे क्वेश्चन पूछ लिया. हाँ. कि एवरग्रीन वेजिटेशन होगा तो कितनी रेनफॉल होनी चाहिए. बच्चा सोचता है याद करना पड़ेगा. नहीं, याद करने का कोई लॉजिक नहीं है इसमें. जस्ट अंडरस्टैंड कि एक प्लांट अपने लीव्स को शेड क्यों करता है. दो कारण है, या तो वेस्ट मैनेजमेंट करना है अपने, जैसे हम एक्सक्रीट करते हैं, प्लांट भी करता है. लेकिन वो एक्सक्रीट करना एक सीजन में तो नहीं होना चाहिए, वो तो लगातार चलते रहना चाहिए, इसलिए वो तो लॉजिक नहीं है. दूसरा है वो अपने पानी को बचाना चाहता है. जितना ब्रॉड सरफेस एरिया होगा उतनी सनलाइट ज्यादा होगी और उतना ही इवेपोरेशन ज्यादा होगा. अच्छा. लीव्स जितने ज्यादा पत्ते हैं एक प्लांट पे, तो सनलाइट उतनी ज्यादा गिरेगी उस पे. करेक्ट. और इवेपोरेशन भी उतना ही ज्यादा होगा. ठीक है. वो पत्तों से सरफेस एरिया के लिए ही होते हैं वो. हाँ, अगर मान लो कोई ड्राई सीजन आ गया जिसमें बारिश नहीं होनी, गर्मी ज्यादा है, तो प्लांट को नेचुरल सी बात है अपने पत्ते गिरा दो. ठीक है. तो अप्रैल का मंथ इंडिया में क्या प्लांट को अपने पत्ते नहीं गिराने चाहिए? तो वो अपने पानी को कंजर्व करने के लिए करते हैं ऐसे? यस. प्लांट्स. यस. अच्छा. तो अब मुझे ये समझ आया कि कोई ऐसा एरिया जहां पे सर ज्यादा रेनफॉल होती होगी, क्या वहां जरूरत है प्लांट को अपने लीव्स को शेड करने की? होनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि रेनफॉल ही ज्यादा है. तो मेघालय एक ऐसा रीजन जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेनफॉल रिसीव करता है. मौसिनराम. हाँ. तो वहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट भी है. एवरग्रीन फॉरेस्ट भी है. यस. राइट. तो मतलब सिमिलरली वेस्टर्न घाट एरिया हैवी रेनफॉल चलता है, 8 महीने तक चलता है. तो सेमी एवरग्रीन हो गए, क्योंकि 4 महीने तो बचे ना. करेक्ट. इसलिए एवरग्रीन की जगह सेमी एवरग्रीन वर्ड यूज करो. तो हर चीज में कॉन्सेप्ट है. बस मतलब वही, अब जो चीजें पढ़ चुके हैं बस उसको ही इंप्लीमेंट करते जाओ. बार-बार वही कॉन्सेप्ट, एक लेयर दूसरी लेयर बस हटाते जाओ और चीजें सॉल्व हो गई. बहुत ज्यादा बढ़िया है. अब इसी का पार्ट क्या हुआ सर, मेंस में आता है. अब मेंस में आता है अप्लाइड टाइप. जैसे कि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, जो कि प्लेट टेक्टोनिक में ही पढ़ाते हैं हम, बट एंड मिनरल रिच एज वेल, बट इसकी इकोनॉमी में मिनरल्स का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है. ठीक है. डिस्कस. तो अब ऐसे क्वेश्चंस की जो डिमांड है, अगर उसको मुझे पूरा करना है तो मुझे 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए. एक तो वट एवर आई विल से दैट मस्ट बी ऑथेंटिक इन नेचर. मतलब ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए बात की. वो कैसे आएगी? वो ऐसे आएगी कि आई मस्ट हैव ए बुक, एक नोटबुक मेरे पास हो जिसमें कुछ डेटा हो. डेटा मतलब मुझे ये तो पता हो इंडिया की इकोनॉमी में मिनरल्स कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, ताकि मैं ये जस्टिफाई कर सकूं कि वाकई में कम करते हैं. यूपीएससी इज नॉट फूलिंग मी. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मुझे ये पता हो, अब क्योंकि ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का था, इसलिए ये हमें ध्यान रखना है कि हमें लेयर बनानी पड़ेगी इकोनॉमिक्स में और ज्योग्राफी में. लेयर कैसे बनेगी? बस इकोनॉमिक्स का इतना ही पार्ट था कि हाँ, इकोनॉमी जीडीपी में कम कंट्रीब्यूशन मिनरल्स का है, बस उसके बाद में सारी चीजें क्या एक्सप्लेन करनी थी. मिनरल्स हम प्लेटू के साथ में कोरिलेट करते हैं. व्हेन एवर वी हियर द वर्ड प्लेटू, वी ऑलवेज हियर अबाउट मिनरल्स. प्लेटू. छोटा नागपुर प्लेटू क्यों होता है सर ऐसा? ऐसा इसलिए होता है सर कि जब प्लेटू की फॉर्मेशन होती है तो वो है एक अपलिफ्टेड रीजन इन कंपैरिजन टू द लैंड एरिया. करेक्ट. अगर ये अपलिफ्टेड रीजन है तो मुझे सभी मिनरल्स जो मिल रहे थे वो तो अर्थ के इंटीरियर से मिल रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये अपलिफ्टेड रीजन है तो वो वाला पार्ट ऊपर ही आ चुका होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मिनरल्स होने चाहिए. Okay. मेरे लिए इजीली एक्सेसिबल होंगे. बस ये रीजन है. बस. तो
दिस इज तो फैंटास्टिक। वर्ल्ड में कोई भी प्लेटू है, डक्कन प्लेटू है, छोटा नागपुर प्लेटू है, तिब्बतन प्लेटू है, साइबेरियन प्लेटू है, वेयर एवर प्लेटू है, वी हैव द मिनरल्स। सर बट दैट आपका जो क्वेश्चन था कि गोंडवाना लैंड में मिनरल्स की क्यों है, तो इसका क्या आंसर है? इवन दो इट इज अ प्लेटू। यस, एक्चुअली ये वोल्केनिक इरप्शन से सिचुएशन बनी थी। जो हमने प्लेट देखा था, ये उस टाइप का प्लेटू नहीं है। नहीं, जब टूटा इंडिया तो क्रैक आया, वो अभी देखा था फॉल्ट, राइट। तो वोल्केनो भी आए होंगे, राइट। लावा भी इरप्ट हुआ होगा, और लावा आया तो मिनरल्स तो आने नेचुरल थे। तो मतलब प्लेटूज अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। अगर लैंड उभरा हुआ है, ऊपर उठा हुआ है, इट मे बी बिकॉज वो लावा के डिपॉजिट्स हैं, व्हिच इज व्हाट गोंडवाना लैंड इज। यस, लाइक इंडिया का डक्कन प्लेटू इज। डेक्कन प्लेटू इज। यस, इट इज अ वोल्केनिक प्लेटू। इट इज अ वोल्केनिक प्लेटू। दैट्स व्हाई वी हैव द ब्लैक सॉइल। दैट्स व्हाई यू हैव ब्लैक सॉइल। तो एक्चुअली इट इज 360 डिग्री। इट इज ऑल कनेक्टेड। यस, द होल थिंग इज कनेक्टेड। कनेक्टेड। एवरीथिंग इज फीडिंग ऑन ईच अदर। फिर इस कनेक्टेडनेस में सर एक और एलिमेंट आ जाता है, ह्यूमन। जी बिल्कुल। अब ह्यूमन पहले तो क्यों आया? देखिए सर, ह्यूमन पहले तो पॉपुलेशन कितनी थी? 1 मिलियन पॉपुलेशन भी नहीं थी। ठीक। अब वो 20 मिलियन हुई, करोड़ में हुई, देन बढ़ता चला गया। तो हुआ ये कि ग्रांड विस्टा प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमने फॉरेस्ट को कट डाउन करना पड़ता है, मेट्रो निकालने के लिए हमें फॉरेस्ट को कट डाउन करना पड़ता है। तो जो नेचुरल मेरी ज्योग्राफी थी, नेचर जो था, उससे मैंने छेड़छाड़ की है। जो नेचर का हिसाब चल रहा था उससे मेरी ज्योग्राफी बड़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो रही थी। अब मुझे क्या हुआ, मुझे ये पता लगा, जैसे रिसेंटली आईएमडी ने बोला, कल ही बोला आईएमडी ने, कि केरला में मॉनसून जो आना था वो 1 वीक से डिले हो गया है। मुझे लगा क्यों हो गया, तो क्यों हो गया का कारण मिला मुझे ह्यूमंस में। कैसे मिला? कि जो ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, गर्म जो वार्मिंग हो रहा है, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसकी वजह से मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। ओके। कैसे बढ़ती है? जब हम एसी को देखते हैं तो एसी काम क्या करता है? हमें देखा है एसी के एक आउटलेट पाइप होती है और ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर गिर रहा होता है। ठीक है। कारण क्योंकि यहाँ पे जैसे ही टेम्परेचर कम होता है तो जो मॉइस्चर यहाँ थी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ओह, किस चीज का? ठंडा होना। ओके। चीज अगर ठंडी हो रही है तो मॉइस्चर लिक्विड में ही कन्वर्ट होगी। ठीक है। तो अगर गर्म हो रही है तो वो मॉइस्चर ही रहेगा। तो मतलब वो मॉइस्चर बारिश में नहीं बदलने वाला। तो ग्लोबल वार्मिंग ने हमारे रेनफॉल पैटर्न को इंपैक्ट कर दिया। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट ह्यूमंस। Humans are the another layer reason of for this- global warming. Reason for global warming, जिससे पूरा का पूरा ओशियनोग्राफी भी इम्पैक्ट हो रहा है। Impact हो रहा है। क्लाइमेटोलॉजी भी इम्पैक्ट, अब क्लाइमेटोलॉजी। मेरे पास बच्चे पूछते हैं, सर अरावलीज बहुत ही बड़े माउंटेन रेंजेस बताए जाते थे, हाँ, आज अरावलीज नहीं है। इरोजन की वजह से, कोटा स्टोन की वजह से भी है। स्टोन की। मेरे घर में लगा हुआ है कोटा स्टोन, मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया उसको, इरोजन तो हुआ ही हुआ, ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट भी आया वहां पे। करेक्ट। तो मुझे ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, राइट। क्योंकि विदाउट ह्यूमन ज्योग्राफी मैं कैसे एक्सप्लेन कर दूंगा अरावली में इतना इरोजन कैसे हो गया? ऑब्वियसली ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट है। हाँ सर, बिल्कुल सब कुछ कनेक्टेड है और मुझे भी अब काफ़ी क्लैरिटी आ रही है। अब जैसे आपने अभी बताया कि डेक्कन प्लेटू जो है वोल्केनिक प्लेटू है जी। क्योंकि वोल्केनिक है, उसमें ब्लैक सॉइल है, क्योंकि ब्लैक सॉइल है वहाँ पर कॉटन उग जाती है। बिल्कुल। क्योंकि उसको उस टाइप की सॉइल चाहिए होती है। बिल्कुल। क्योंकि कॉटन वहाँ उग जाती है, वहाँ पर इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री है। क्योंकि वहाँ पर the land is fertile, there are people, and because there it has been going on for a while, there is erosion also, and all these people have an impact on the whole ecosystem also. 100%। सर एक टाइम पे हम और आप सुनते थे टूरिज्म के बारे में, अब रिसेंट टाइम क्या आ गई? इको टूरिज्म। Ecotourism. क्योंकि हमें ये पता लग गया कि भाई टूरिज्म के थ्रू इतने ज्यादा लोग जाने लग गए हिमालयाज में कि अब जो जोशीमठ है वो सिंक कर रहा है, पॉपुलेशन बढ़ गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो एक बड़ा सा हैवी वेट था उस पे मैं और वेट बढ़ाता जाऊंगा तो सिंकिंग तो होगी ना। Oh, so that the mountain is actually sinking? यस इट इज। Okay. एक्चुअली इसका भी एक रूट है। जैसे हम बोलते हैं ना, जितना आदमी ऊपर होता है उतना नीचे भी होता है। ये कॉन्सेप्ट रियल में ज्योग्राफी डिफाइन करती है। इसको बोलते हैं जियोसिंक्लाइंस। Geosynclines. और एक कॉन्सेप्ट होता है आइसोस्टेसी। Okay. ये ऑप्शनल लेवल का कंटेंट है। ठीक है। ज्योग्राफी के जीएस में ये नहीं पूछा जाता, लेकिन मैं ऑप्शनल वालों के लिए भी बात करना चाहता हूँ कि आपको कैसे पता लगेगा रूट्स है या नहीं है हिमालयाज की। वो इस तरीके से पता लगा कि अगर कुछ सिंक कर रहा है तो मतलब वो नीचे तो जा ही रहा होगा। So we are actually talking about the roots of a mountain. यस, रूट्स ऑफ द माउंटेन I have never picturized that. वी हैव। एंड इवन इसका लॉजिक क्या डिफाइन करता है सर, कि मैं जनरली अगर किसी से भी पूछूं कि अगर मान लो मैं हिमालयाज के पास जाता हूं और वहां ग्रेविटी मेजर करूं तो क्या होगा? इंक्रीज होगी ग्रेविटी या डिक्रीज होगी? बच्चा कहता है सर मास बढ़ गया, इतने बड़े हिमालयाज हैं, ग्रेविटी बढ़ेगी। That depends on the altitude.
ऑल्सो, बट अगर आप पूरे पहाड़ को एज अ होल देख रहे हो हाँ, एज अ होल देख रहा हूँ मैं। रूट्स के पास में गए, हिमालयाज के रूट पे पहुंचा मैं, तो हाँ मतलब ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा होनी, बस एक्चुअली कम होती है। अच्छा, इसका कारण क्या है? इसका कारण वही क्वेश्चन में छुपा हुआ है कि कॉटन अगर आपने एक पहाड़ भी बना दिया तो नेट में मास तो अभी भी कम है। ओके, आप वही समझो, कॉन्टिनेंट ऊपर था तो हल्का था, तो माउंटेन तो और भी हल्का होगा। डेंसिटी का क्वेश्चन है। डेंसिटी का क्या? माउंटेन इज मेड अप ऑफ समथिंग व्हिच इज लाइटर देन लाइट था तभी तो माउंटेन तभी- बन पाया, तभी- नहीं तो वो नीचे ही रह जाता। ठीक, गॉट इट। तो बस ये कंसेप्ट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अगर मैं इस तरीके से कोरिलेशन बना के पढ़ता हूं बिल्कुल, तो मुझे ज्योग्राफी बहुत 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 मजा आया, दिमाग में ऐसे लाइट बल्ब मजा आ रहा है। इट्स फैंटास्टिक। ऐसे पढ़ाई हो तो फिर ज्योग्राफी तो समझ में आ ही जाए फिर, क्योंकि काफी हद तक फिर रट्टे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। ज्योग्राफी एट ऑल रटने का नहीं है। एक कंसेप्ट ज्योग्राफी में ऐसा नहीं है जो रटने का है। हाँ, मतलब देयर इज अ लॉजिक कि कहीं माउंटेन बनता है वोल्केनो से और कहीं पे पूरा प्लेटू बनता है। लॉजिक है उसके पीछे, उसका कारण है। कहीं पे आपका वोल्केनिक इरप्शन होता है तो वो एकदम से ब्लास्ट होता है, और सम टाइम 10 बच्चा बैठ के देख रहा होता है, साइड में वोल्केनिक इरप्शन चल रहा है। इसमें इसकी डेंसिटी का रोल है। भाई जो लावा बाहर निकल रहा है, लेट्स से सर लावा बाहर निकल रहा है, दो जगह से हो सकता है, या तो ओशियन से निकलेगा या कॉन्टिनेंट से। जब वो कॉन्टिनेंट से निकलेगा तो आपको भी पता है कि सर थिकनेस ज्यादा है तो ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, तो लावा बीच में ठंडा हो जाएगा कहीं, ठीक बात है। चांस है। थिकनेस कम है तो वो जल्दी बाहर निकल जाएगा। अगर वो बीच में ठंडा हो गया तो अगली बार जब लावा बाहर निकलेगा तो क्या करेगा? प्रेशर से ब्लास्ट ही तो करेगा। ब्लास्ट हैपेंस, जो कि बहुत ही जेंटल वे में निकल जाता है ओशियनिक प्लेट के ऊपर से। और अगर लावा ओशन फ्लोर के नीचे, बिल्कुल ही ओशन के नीचे निकला तो बहुत कम थिकनेस ट्रेवल की है उसने, thickness ही। तो बहुत चांस कम है कि वो बीच में कहीं कूल डाउन हो, बाहर ही निकल जाता है आके, कूल हो जाता है। बस। और ये जो ओशन फ्लोर का लावा है, ओशन फ्लोर का लावा निकलता है, कूल होता है, यही है क्या ओशन फ्लोर स्प्रेडिंग? यस, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग। यस, क्योंकि जैसे ही वोल्केनिक इरप्शन होगा तो एक पुलिंग फोर्स लग रहा है, प्लेट दूर चली जाएगी, सी का फ्लोर स्प्रेड हो गया। एंड दीज वोल्केनोज और लावा निकल रहा है तो ऑब्वियसली प्लेट की बाउंड्री पे ही है, वही हाँ बिल्कुल, प्लेट बाउंड्री है। प्लेट बाउंड्री है। बाउंड्री है तभी तो क्रैक आ गया, क्रैक आ गया तो चीज वहां से लावा निकल रहा है और वो लैंड को पुश करता चला जा रहा है। बस इसलिए अटलांटिक ओशन इज स्प्रेडिंग। अटलांटिक ओशन इज स्प्रेडिंग। Yes, इसी को स्प्रेडिंग बोलते हैं। हाँ, इसको स्प्रेड हो, साइज 4 सेंटीमीटर पर ईयर से साइज बढ़ रहा है अटलांटिक ओशन का, तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है। और ये हुआ क्यों है? इसको कन्वेक्शन करंट बोल देते हैं। जो लावा निकल रहा है इसको प्रोसेस को कन्वेक्शन करंट बोल देते हैं। हाँ, बट इट इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर एक्चुअली। it's a heat transfer Heat which is transfer. happening in molten rock and minerals बस। instead of air, यस बिल्कुल, but the same physical movement। हाँ सेम मटेरियल मूव कर रहा है। समझ में आ गया। बहुत सारे फ्रेमवर्क्स मिल गए मुझे आज। अगर ऐसे ज्योग्राफी पढ़ी जाए तो मजा आ जाए। सर एक्चुअली ज्योग्राफी ड्राइव्स एवरीथिंग, ज्योग्राफी डिसाइड्स एवरीथिंग। जो हमारी सराउंडिंग में व्हाटएवर इज हैपनिंग टुडे, इट इज डिसाइडेड बाय ज्योग्राफी। तो ऐसी सीरीज में मतलब अभी हम अपने चैनल पे भी स्टार्ट करेंगे कि हाउ ज्योग्राफी ड्राइव एवरीथिंग। जैसे आज के टाइम पे अगर हम बोल रहे हैं कि लेट्स से भूटान की बात करते हैं, तो भूटान एज एन इकोनॉमी वो बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट को इंपॉर्टेंस देते हैं। दे आर बाउंड टू डू दैट, क्योंकि अगर उन्हें सर्वाइव करना है तो वो एक ऐसा माउंटेन टेरेन है कि वहां पे अगर आपने इकोलॉजी को हार्म किया तो आपके इतने लैंडस्लाइड होंगे कि यू वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव। दैट्स वाई उन्होंने अपने कल्चर में इस चीज को डाल दिया। सिमिलरली आप नॉर्दर्न प्लेन की बात करोगे, इतने फर्टाइल हैं कि एग्रीकल्चर करना उनके लिए काफी नेचुरल सी बात है और करना भी चाहिए। दैट्स वाई सारे फॉरेस्ट कट डाउन कर दिए। अगर मैं ये पूछ लूं, लेट्स से कि मैं एक जनरल क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि कौन से ऐसे स्टेट हैं इंडिया के अंदर जिनका की फॉरेस्ट कवरेज सबसे कम मिलेगा, तो मेरा सिंपल सा एक लॉजिक होगा कि जहां एग्रीकल्चर ज्यादा वहां फॉरेस्ट कम होगा, क्योंकि फॉरेस्ट कट करके एग्रीकल्चर कर रहे होंगे। तो अब मेरे पास कितने भी ऑप्शन हो, मैं फट से हरियाणा और पंजाब को चूज कर लूंगा। मुझे कुछ रटना नहीं है, मुझे अंडरस्टैंड करना है कि क्यों हो सकता है। क्यों हो सकता है? हर चीज के पीछे कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट्स ब्रॉडली कुछ ही हैं जो आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। इन्फ्लुएंस करते हैं, इंटरलिंक है, उसी तरीके से चलता है। और यही है ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग। बस और ऐसे अगर पूरी ज्योग्राफी पढ़ा दी जाए तो मुझे कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नथिंग सब कुछ मेरे मुझे- पास बच्चे ऑप्शनल के जो मेरे पास पढ़े हैं, जो जीएस पढ़े हैं, कुछ बच्चों के जो अच्छे उन्होंने मेहनत की, उनका मैसेज आया कि सर 30 क्वेश्चन ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से आए और हमने 30 के 30 अटेम्प्ट किए। दे डजंट हैव एनी प्रॉब्लम इन क्लियरिंग प्रीलिम्स 2023, क्योंकि ज्योग्राफी ने काफी रोल प्ले किया, एनवायरनमेंट ने किया, और उनके मार्क्स अपने आप बन गए। और अंडरलाइंग रीजन फॉर देयर कंफर्ट
वाज दिस कंसेप्चुअल क्लैरिटी। यस, कंसेप्चुअल सारी की सारी चीज की बेस यही है। बेस ये था, उन्होंने अंडरस्टैंड किया, कोर्स इंप्लीमेंट किया, दैट्स ऑल, सर नथिंग। इसके बाद तो फिर सारे क्वेश्चंस होते ही इररेलेवेंट ही हो जाते हैं। बट आपने बता दिया जितने अच्छे से, अगर आप पूरा बता दोगे तो देन माय प्रॉब्लम फॉर ज्योग्राफी, मुझे ऐसे लग रहा है, माय जेन्युइन फीलिंग इज दिस, ऐसे नहीं मैं कह रहा, जी। इज दैट मेरी जेन्युइन फीलिंग ये है कि ज्योग्राफी मेरी सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल 100। ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जो आज मेरे को मिल गए हैं, जी, ऐसे मेरे को मिलते रहे और सारे मिल जाएं, तो मैं मोर और लेस हर चीज कहीं ना कहीं कोरिलेट करके जवाब तो दे ही दूंगा, बिल्कुल एमसीक्यू में सॉल्व कर दूंगा, बस। और हो सकता है मैं अच्छा लिख भी दूं। 100% सर, लिख दोगे 100%। बस इसमें एक चीज की रिक्वायरमेंट होगी, ये कॉन्सेप्ट मैंने अपने पूरे एक्सपीरियंस से डेवलप किए हैं, तो जरूरी होगा कि बच्चा इसको कहीं नोट डाउन कर ले और उसको रिवाइज करे टाइम टू टाइम। वही मैं ही सोच रहा था कि जो आपने जैसे यू एक्सप्लेन मूवमेंट्स एंड प्रोसेसेस, जी। तो डेफिनेटली पिक्टोरियल तरीके से अपने वर्ड्स में कहीं ना कहीं लिखूंगा, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो एक नोट मेकिंग जरूरी है। हाँ, अब क्या होता है सर, कई बार नोट मेकिंग में भी बच्चे को प्रॉब्लम आ जाती है कि कैसे नोट्स बनाऊं मैं, क्योंकि इनिशिएशन ऑफ एवरीथिंग इज डिफिकल्ट। बाद में पर्सन बिकम एक्सपर्ट और वो नोट्स बनाना शुरू कर लेगा। दैट्स व्हाई आई गिव हैंडमेड नोट्स टू द स्टूडेंट्स। मैं क्लियर डिफरेंस करके देता हूं बच्चे को कि भाई ये सी फ्लोर है और ये प्लेट टेक्टोनिक है, ये दो थ्योरी में ये डिफरेंस है। मैं क्लियर डिफरेंस करके देता हूं बच्चे को, एक डायग्राम बना के देता हूं बच्चे को कि ये पैसिफिक ओशन है, ये अटलांटिक ओशन है, और ऐसा डायग्राम बनाओ। क्योंकि डायग्राम बनाना एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट, करेक्ट, प्राइम इंपॉर्टेंस है सर। ड्यूटी तो ड्यूटी होती है, मेंस एग्जाम को जो चेक कर रहा है वो ये अपनी ड्यूटी कर रहा है। अगर ड्यूटी में मजा आ जाए तो वो ही विल फील हैप्पी, शी विल फील हैप्पी। तो अगर आपके एग्जाम के अंदर, आपके पेपर में अच्छे डायग्राम्स बने हुए हैं, अच्छे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन है, तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। गॉट इट। तो दैट इज द प्रोसेस। इसलिए हैंडमेड नोट्स जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाते हैं अपनी स्टडी का। सर ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ये टिप्स, दिस रिक्वायरमेंट फॉर हैंडमेड नोट्स, जी। ये सब तो मैंने नोट कर लिए, जी। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि द एस्पिरेंट्स वर रियली एक्चुअली अब्सॉर्बिंग दिस स्टफ, बिकॉज व्हाट ही डिड, आई थिंक फॉर द मोस्ट पार्ट ही इज गिवन यू अ क्रैश कोर्स ऑन ज्योग्राफी जस्ट राइट नाउ। ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाए तो बहुत कुछ सॉल्व हो जाएगा। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट एंड इनवाइट, टेक दिस कॉन्सेप्ट्स, टेक दिस आइडियाज, जो भी प्रेशर के बताए सर ने, जैसे भी मूवमेंट डिस्क्राइब करी, जितनी भी इंटुइटिव एक्सप्लेनेशन समझ में आई आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, बहुत सारे सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे आपसे। 100%। दिस इज जस्ट स्टार्टिंग, ये तो ट्रेलर भी नहीं है ये। मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ हमारी इस डिस्कशन से 50% ज्योग्राफी के प्रीलिम्स क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। वही फीलिंग मुझे आ रही है। मतलब मैं तो और आपसे चीजें पूछने वाला था, बट मुझे आपने जो दे दिया दैट वाज मच बेटर देन व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस कन्वर्सेशन। आई कैन थैंक यू इनफ, मतलब पर्सनली इट्स माय प्लेजर कि देखने वाले जितना फायदा उठाए ना उठाए, मुझे तो आ गई समझ में कुछ चीजें, मुझे मजा आ गया। आई लाइक टू लर्न जी। एंड मुझे तो मेरे मन में लड्डू फूटने लग जाते हैं जब मुझे कोई नई चीज समझ में आती है। तो आई रियली थैंक यू फॉर दिस, फैंटास्टिक, यू आर अ रियली गुड टीचर एंड यू अंडरस्टैंड ज्योग्राफी। आपकी क्लास मैं भी अटेंड करूंगा 100% सर, इट विल बी माय प्लेजर। क्योंकि अगर स्टूडेंट काफी स्ट्रॉन्ग नॉलेज के होंगे तो और भी मजा आएगा, नहीं, डाउट्स भी स्ट्रॉन्ग होंगे मुझे फिर। लगता है स्ट्रॉन्ग नॉलेज से ज्यादा बात क्यूरियोसिटी की। जी बिल्कुल सर। हाँ, मतलब 100% इंटरेस्ट अगर कोई जानना चाहता है तो फिर तो मतलब मजा आएगा ना उसमें। पर जहां आप बता रहे थे मेरे माइंड में विजुअल्स उसके आ रहे थे जी, ऐसे थिंग्स वर कनेक्टिंग इनसाइड्स। हाँ, टिक समझ में आ गया, एक बार ही आ गया तो आ गया। जी बिल्कुल। एक्चुअली ज्योग्राफी का फायदा यही है, बच्चा काफी सारे सब्जेक्ट पढ़ता है, भूल जाता है, रिवाइज करता है, फिर से भूल जाता है, फिर रिवाइज करता है। ज्योग्राफी का फायदा ही ये है कि एक बार समझ में आ गया, बस आ गया। फैंटास्टिक। जो आपने मुझे चीजें बताई हैं, मैं स्टूडेंट से, अपने मेंटरशिप के स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछने वाला हूं उन पे, एंड आई विल प्रूव टू देम and they will in fact prove to themselves that just based on these common sense intuitive concepts alone they will be able to solve questions. 100%। I think that is a big leap. मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ तो किसी ने नहीं करा ये। I was never given this level of guidance and this type of whatever has happened is fantastic. आपके notes भी मैं कुछ अपने स्टूडेंट्स को देना चाहूंगा 100%। और आई एम हैप्पी टू से दैट सर हैज कंट्रीब्यूटेड अ बंच ऑफ हिज हैंडरिटन नोट्स, ब्यूटीफुली मेड, ब्यूटीफुली क्राफ्टेड, कलरफुल, कलर कोडेड नोट्स व्हिच कैन एक्सप्लेन, जो सारे कॉन्सेप्ट्स सर कह रहे थे, विजुअली रिप्रेजेंटेड। एंड आई सॉ 2-2, 3-3, 4-4 पेजेस के हैं, दे आर नॉट टू डेंस और आपको पढ़ने में बोरिंग नहीं लगेंगे, जैसे बोरिंग टेक्स्ट बुक पढ़ के दिमाग। जैसे एक कुछ बुक्स हैं सर, मतलब आती हैं 600 पेजेस की बुक है। हाँ। अब बच्चा, और इंडियन ज्योग्राफी की डीआर कुल्लर है जैसे, काफी पॉपुलर बुक है। हाँ। मतलब बुक अच्छी है, नो डाउट एट ऑल, लेकिन उस बुक को पढ़ना
सिविल सर्विसेज के जर्नी का पर्पस पूरा नहीं कर रहा ना। मैं जोग्राफर बन सकता हूँ, राइट। लेकिन बच्चे को क्या पढ़ना है उसमें से, मेरा पहले डिमोटिवेट हो जाता हूँ कि 600 पेज की बुक कब पढ़ूंगा। करेक्ट। I will concise those all information in 4 and 5 pages. That's all. That is going to be wonderful. Combined with these mental models that you are giving, I am very convinced. Thank you. I could not have asked for a better session. I am very thankful to you once again. My pleasure, sir. I hope that the people who are seeing this will take benefit from it. Thank you, and we will meet again for another session of GS Sutra. Thank you very much. Goodbye and take care. Best wishes to everyone. And guys, don't forget, things are simpler. बस हम एफर्ट डालें उसको सिंपल बनाने का, हम बना पाएंगे। वो आप आज आपने ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रूव कर दिया है। जी, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।